हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड की एक स्टोरी को, जिस पे उन्होंने पूरी बुक लिखी है द कैंटरविले घोस्ट। बट इस बुक में जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें बस उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी कि एक पार्ट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैंटरविले घोस्ट, जो कि क्लास 7 की बुक में दिया हुआ है। When Mr. Otis, a wealthy American, buys Canterville Chase, everyone warns him that the manor is haunted. जब मिस्टर ओटिस, जो कि एक वेल्दी अमेरिकन है, कैंटरविले चेस को खरीदते हैं तो हर कोई उनको वॉर्न करता है। किस लिए वॉर्न करता है? क्योंकि वो जो मिनॉर थी, इमारत थी, वो कैसी थी? हॉन्टेड थी, प्रेतवादी थी, यानी कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते थे। The ghost of Sir Simon de Canterville, an English nobleman who had lived in this manor. और वो जो भूत था वो किसका था? सर सिमोन डी कैंटरविले का था, जो कि कौन थे? इंग्लिश नोबलमैन थे, और वो उसी मेनॉर में, यानी कि उसी इमारत में, उसी घर में वहाँ पर रहते थे। डज हिज अटमोस्ट टू फ्राइटन द ओटिस फैमिली। क्या वो ओटिस फैमिली को डरा पाते हैं? रीड दिस पैसेज टू फाइंड आउट हाउ द फैमिली डील्स विद द अनयूजुअल हैपनिंग्स इन द मेनॉर। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या सर सिमोन ओटिस की फैमिली को डरा पाते हैं या नहीं डरा पाते हैं। The storm raged fiercely all that night, but nothing of particular note occurred. The next morning, however, when they came down to breakfast, they found the terrible stain of blood once again on the floor. पूरी रात भयंकर तूफान चल रहा था, लेकिन कोई खास घटना नहीं घटी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब वे नाश्ता करने के लिए नीचे आए, दे फाउंड द टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड। उन्हें क्या मिलता है? उन्हें एक बार फिर से फर्श पर खून का भयानक धब्बा मिला, यानी कि इससे पहले भी उनको ये खून का धब्बा, स्टेन मिल चुका था। किसका? ब्लड का। I don't think it can be the fault of the Paragon detergent, said Washington Otis. वॉशिंगटन ओटिस इन ब्लड के स्टेन को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह पैरागॉन डिटर्जेंट की गलती हो सकती है। फॉर आई हैव ट्राइड इट विद एवरीथिंग। मैंने इसको कई चीज़ों के साथ ट्राई किया है। किसको? पैरागॉन डिटर्जेंट को। और उनको ये लगता था कि वो पैरागॉन डिटर्जेंट का रिजल्ट नहीं है, यानी कि उससे खून के धब्बे फर्श पर नहीं हैं। इट मस्ट बी द घोस्ट। ये ज़रूर कौन होगा? भूत ही होगा। He accordingly rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. वो उस खून के धब्बे को दोबारा से साफ करते हैं, यानी कि पहली बार जब मिला था तो भी उसको साफ किए थे और दोबारा से कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी जब आती है दूसरी सुबह, तो फिर से वो खून के धब्बे वहाँ पर मिलते हैं। The third morning also it was there, though the library had been locked up at night by Mr. Otis himself and the key carried upstairs. थर्ड डे भी उनको उस ब्लड के स्टेन फर्श पर मिलते हैं, जबकि जो मिस्टर ओटिस थे उन्होंने खुद लाइब्रेरी को लॉक किया था और चाबी को, यानी की को, अपने साथ ऊपर ले गए थे। द होल फैमिली वर नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड। पूरी फैमिली अब किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही थी? भूत का पता लगाने में कि ये ब्लड स्टेन कहाँ से आ रहा है। मिस्टर ओटिस बिगैन टू सस्पेक्ट दैट ही हैड बीन टू रिजिड इन हिज डेनियल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट। Mrs. Otis expressed her intention of joining the Psychical Society, and Washington prepared a long letter to Messrs. Mayers and Podmore on the subject of the permanence of sanguineous stains when connected with
क्राइम। इसके बाद अब क्या था, होल फैमिली इस बात में इंटरेस्ट लेने लगी थी कि पता लगाया जाए कि ये सब किस लिए हो रहा है। और अब तो मिस्टर ओटिस को भी अपने ऊपर डाउट होने लगा था, क्योंकि जो मिस्टर ओटिस थे वो भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते थे। तो इस पर फिर मिसेस ओटिस जो थी वो साइकिकल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहती थी। साइकिकल सोसाइटी वो होती है जो भूत प्रेत का पता लगाती है। और मेजर्स मेयर्स को लेटर कौन लिखता है, वॉशिंगटन एक बड़ा सा लेटर लिखते हैं, जिससे अगर ये किसी तरीके का क्राइम है या किसी अपराध से ये चीज़ जुड़ी हुई है तो इसका पता वो लगा सके। That night, all doubts about the objective existence of phantasmata were removed forever. उसी रात फिर क्या हुआ कि उस जो वो वहाँ पे जो डाउट था इन लोगों को कि भूत के होने ना होने का, आखिर में ख़त्म हो गया। किस रात को, अभी आगे हम पढ़ेंगे। द डे हैड बीन वार्म एंड सनी, पूरा दिन क्या था, गर्म था, धूप निकली हुई थी। इन द कूल ऑफ द इवनिंग, ये उसी दिन की बात हो रही है जिस दिन सारी बातें क्लियर हो गई। इन द कूल ऑफ द इवनिंग द होल फैमिली वेंट आउट टू ड्राइव, शाम के टाइम जब मौसम ठंडा हो गया तो पूरी फैमिली बाहर ड्राइव करने के लिए गई, यानी कि पूरी फैमिली गाड़ी पर अपने बैठकर घूमने के लिए गई। दे डिड नॉट रिटर्न होम टिल 9 o'clock, वो 9 o'clock तक घर वापस नहीं आए थे। वेन दे हैड अ लाइट सपर द कन्वर्सेशन इन नो वे टर्न अपॉन घोस्ट, और उनकी जो बातें थीं वो बिल्कुल भी भूत प्रेतों की बातें वो लोग नहीं कर रहे थे। यानी कि घर में ये सब चल रहा था, बट जब वो बाहर गए तो वो किसी भी तरीके से इन भूत के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर वो अलग अलग टॉपिक पर बात करते रहे। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एज आई हैव सिंस लर्न फ्रॉम मिस्टर ओटिस वर merely such as form the ordinary conversations, such as the immense superiority of Miss Fanny Davenport over Sarah Bernard as an actress. तो वो अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे थे, जैसे कि उनके टॉपिक में कौन कौन शामिल था, मिस फैनी डेवनपोर्ट, सारा बर्नार्ड एज एन एक्ट्रेस, उसके बाद द डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन कॉर्न। तो इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे थे। केक्स एंड होमनी, केक और होमनी के बारे में बात कर रहे थे। और अंग्रेजी घरों में जो हरे मक्के होते हैं, यानी कि ग्रीन कॉर्न, उसकी बात कर रहे थे। इवन इन द बेस्ट इंग्लिश हाउसेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोस्टन की बात कर रहे थे। और इंग्लिश हाउसेस में इम्पोर्टेंस ऑफ बोस्टन की बात कर रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोल की बात कर रहे थे। द एडवांटेजेस ऑफ द बैगेज चेक सिस्टम इन रेलवे ट्रैवलिंग, रेलवे यात्रा में सामान क्या कहते हैं, चेक सिस्टम, यानी कि जांच प्रणाली के फायदे के बारे में बात कर रहे थे। एंड द स्वीटनेस and the sweetness of the New York accent as compared to the London drawl। इसके बाद फिर वो किसके बारे में बात करते हैं, न्यूयॉर्क की स्वीटनेस के बारे में बात करते हैं, किसके कंपैरिजन में, लंदन के कंपैरिजन में। नो मेंशन एट ऑल वॉज मेड ऑफ द सुपर नेचुरल, वो किसी भी अलौकिक यानी कि किसी भी सुपर नेचुरल पावर के बारे में, अलौकिक पावर के बारे में वो बात नहीं कर रहे थे। नॉर वो सर सिमोन डी कैंटरविले अल्यूडेड टू इन एनी वे, और किसी भी तरीके से वे सर सिमोन डी कैंटरविले के बारे में भी बात नहीं कर रहे थे। एट 11 o'clock द फैमिली रिटायर्ड, 11 o'clock पर फैमिली रिटायर हो गई, इसका मतलब कि वो सब घूम फिर कर वापस अपने घर पर आ गए। एंड बाय 1/2 ऑल द लाइट्स वर आउट, उसके बाद करीब आधी रात तक सभी लाइटें बंद हो गई। सम टाइम आफ्टर मिस्टर ओटिस वॉज अवेकन बाय अ क्यूरियस नॉइज इन द कॉरिडोर आउटसाइड हिज रूम। इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ओटिस
के कमरे के बाहर कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से वो जग जाते हैं। इट साउंडेड लाइक द क्लैंक ऑफ मेटल, ऐसा लग रहा था कि किसी मेटल की खनक हो। क्लैंक ऑफ मेटल यानी कि किसी धातु की, किसी मेटल की खनक हो। एंड सीम टू बी कमिंग नियरर एवरी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि वो करीब आ रही है, वो जो आवाज़ थी वो करीब आ रही है। ही गॉट अप एट वंस, स्ट्रक अ मैच एंड लुक्ड एट द टाइम। इसके बाद वो उठते हैं और माचिस के एक तीली को जलाकर टाइम देखते हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock, और टाइम क्या हो रहा था, 1 o'clock हो रहा था। ही वॉज क्वाइट काम एंड फेल्ट हिज पल्स विच वॉज नॉट एट ऑल फेवरिस। वे थोड़े शांत थे और उनको पल्सेस भी नहीं फील हो रही थी, विच वॉज नॉट एट ऑल फेवरिस, और ये बिल्कुल भी फीवर जैसा नहीं लग रहा था। द स्ट्रेंज नॉइज स्टिल कंटिन्यूड एंड विद इट ही हर्ड डिस्टिंक्टली द साउंड ऑफ फूट स्टेप्स। और जो वो अजीब आवाज़ थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो करीब आती जा रही है। और फुट स्टेप यानी कि पैरों की चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ही पुट ऑन हिज स्लीपर्स, इसके बाद वो अपनी स्लीपर्स को पहनते हैं। टुक अ स्मॉल ऑब्लॉन्ग फ्योल आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग केस एंड ओपन द डोर। इसके बाद वो अपने ड्रेसिंग केस से एक छोटी सी शीशी लेते हैं। राइट इन द फ्रंट ऑफ हिम ही सॉ ड्रेसिंग केस एंड ओपन द डोर। इसके बाद वो डोर ओपन करते हैं और उसके बाद अपने फ्रंट पर क्या देखते हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ही सॉ इन द वैन मूनलाइट an old man of terrible aspect। सॉरी। इसके बाद वो अपने सामने जस्ट राइट देखते हैं, जिस पर क्या था, वैन मूनलाइट। वैन मूनलाइट मीन्स ढलती चांदनी में वे कुछ भयानक पहलू यानी कि कुछ भयानक चीज़ देखते हैं। टेरिबल एस्पेक्ट, हिज आइज वर एज रेड बर्निंग कोल्स, उसकी आंखें कैसी थी, जलते हुए कोयले की तरह थी, लाल जलते कोयले या अंगारे की तरह थी। लॉन्ग ग्रे हेयर, लंबे भूरे बाल थे। फेल ओवर हिज शोल्डर्स इन मैटेड कॉइल्स, और कैसे थे, उलझे हुए थे। हिज गारमेंट्स विच वर ऑफ एंटी कट, और जो वो कपड़े पहने हुए थे वो कैसे थे, वो फटे हुए थे। वर सॉइल्ड एंड रैग्ड एंड फ्रॉम हिज रिस्ट एंड एंकल्स हंग, और उनकी कलाइयों पर और एंकल्स पर यानी कि पैरों में क्या बने हुए थे, हैवी मैनिकल्स एंड रस्टी जिप्स। कैसे जंग लगे हुए चेन कहाँ बने हुए थे, कलाइयों और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। चेन से मतलब यहाँ जंजीरों से मतलब है, और जिस पे काफ़ी जंग लगा हुआ था। और वो कैसा दिखता था, वो बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें अंगारों जैसी थी, कपड़े फटे थे, गंदे थे, और कलाइयों और टखनों में यानी कि पैरों में मैनिकल्स और जिप्स बंधे हुए थे। माई डियर सर सेड मिस्टर ओटिस, मिस्टर ओटिस कहते हैं, माई डियर सर, आई रियली मस्ट इंसिस्ट ऑन योर ऑयलिंग दोज चेन्स एंड हैव ब्रॉट यू फॉर दैट पर्पज a स्मॉल बॉटल ऑफ द टैमनी राइजिंग सन lubricator। मिस्टर ओटिस उस ओल्ड मैन से कहते हैं, माय डियर सर, मुझे आपको वास्तव में आपसे उन जंजीरों में ये तेल लगाने के लिए बोलना चाहिए, यानी कि मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप इस ऑयल को लो। सीसी को दिखाते हुए कहते हैं, इसको लो, जिसको कहते हैं क्या है, ये टैमनी राइजिंग सन lubricator है, जो कि जंग लगी हुई चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। अगर उस पर लगाया जाए तो वो तुरंत वर्क करता है। इट इज़ सेड टू बी कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव अपॉन वन एप्लीकेशन, अगर एक बार में इसको लगाया जाए तो एक ही बार में जितने भी जंग होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड देयर आर सेवरल टेस्टिमोनियल्स टू दैट इफेक्ट ऑन द रैपर फ्रॉम सम ऑफ आवर मोस्ट एमिनेंट नेटिव डिवाइंस, और जो इसका रैपर है उस पर हमारे देवी देवताओं के बारे में काफ़ी कुछ यानी कि उनकी काफ़ी प्रशंसा उस पर की गई, यानी उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई शैल लीव इट हियर फॉर यू बाय द बेडरूम कैंडल्स, मैं इसे बेडरूम के कैंडल के पास छोड़कर जा रहा हूँ। एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू रिक्वायर इट,
और अगर आपको और ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं आपको और प्रोवाइड करा दूँगा। ऐसा कौन बोलते हैं? मिस्टर ओटिस बोलते हैं। किससे? उस ओल्ड मैन से, यानी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था। With these words, the United States minister laid the bottle down on a marble table. इसे इन शब्दों के साथ, यानी कि ये सब बातें बोलकर वो क्या करते हैं, उस बॉटल को मार्बल की टेबल पर छोड़कर, एंड क्लोजिंग हिज डोर रिटायर टू रेस्ट, इसके बाद दरवाज़ा बंद करते हुए वो कहाँ चले जाते हैं? आराम करने के लिए चले जाते हैं। For a moment, the Canterville ghost stood quite motionless in natural indignation. कुछ समय के लिए तो वो जो भूत था, यानी कि कैंटरविले घोस्ट, वो जो कैंटरविले भूत था, उसको कुछ समझ में नहीं आता और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वो गुस्से में, आक्रोश में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। देन डैशिंग द बॉटल वायलेंटली अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर, उसके बाद वो पॉलिश फ्लोर पर उस बॉटल को वायलेंटली, यानी गुस्से से पटक देते हैं, फेंक देते हैं, फ्लैट डाउन द कॉरिडोर अटरिंग हॉलो ग्रोन्स एंड एम्प्टिंग अ गैसली ग्रीन लाइट। इसके बाद वो कराते हुए, चिल्लाते हुए, ग्रीन कलर की रोशनी छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। Just however, as he reached the top of the great oak staircase, a door was flung open, two little white-robed figures appeared, and a large fellow whizzed past his head. जैसे ही वह बड़ी ओक सीढ़ी के पास पहुंचते हैं, क्या होता है? एक दरवाज़ा खुला हुआ होता है, वहाँ पे दो छोटी सफ़ेद वस्त्रधारी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि दो छोटी छोटी वाइट रॉब्ड सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई कुछ दो आकृतियाँ, यानी दो चीज़ें दिखाई देती हैं, और वो क्या करती हैं? लार्ज बिलो, एक बड़ा सा बिलो उसकी तरफ, उसके सर की तरफ फेंकती हैं। देयर वॉज एविडेंटली नो टाइम टू बी लॉस्ट। और अब जाहिर तौर पर ऐसा सब कुछ चल रहा था, तो अब वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, टाइम नहीं बचा हुआ था। सो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि भूत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और वो सोचता है कि अब यहाँ से निकलना ही सही होगा। So hastily adopting the fourth dimension of space as a means of escape, he vanished through the wainscoting and the house became quiet. यहाँ पे दो क्वाइट दिया हुआ, एक क्वाइट का मतलब है थोड़े से, और दूसरे क्वाइट का मतलब शांति से है। इसके बाद जल्दी से क्या होता है? वे वेन्सकॉटिंग का सहारा लेते हुए वहाँ से वो गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है? कैंटरविले घोस्ट, और घर पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ऑन रीचिंग अ स्मॉल सीक्रेट चैम्बर इन द लेफ्ट विंग, इसके बाद फिर वो कहाँ चला जाता है? अपने सीक्रेट चैम्बर में चला जाता है। ही लीन्ड अप अगेंस्ट अ मून बीम टू रिकवर हिज ब्रीथ, और वो अपनी ब्रीथ को रिकवर करने के लिए चांदनी रात पे, यानी कि चांद की रोशनी के सामने झुक जाता है। एंड बिगैन टू ट्राई एंड रियलाइज हिज पोजीशन, और अपनी पोजीशन को रियलाइज करता है, करने की कोशिश करता है, और फिर से वो अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मेंटली तैयार करता है हर चीज़ के लिए। नेवर, कभी नहीं, इन अ ब्रिलियंट एंड अनइंटरप्टेड कैरियर ऑफ 300 ईयर्स, यानी कि 300 सालों के रिकॉर्ड में, 300 साल के रिकॉर्ड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हैड ही बीन सो ग्रॉसली इंसल्टेड, इस तरीके से उनकी इंसल्ट की गई हो। ही थॉट ऑफ द डुवेगर डचेस, वो डुवेगर डचेस के बारे में सोचते हैं। whom he had frightened into a fit as she stood before the glass in her lace and diamond, जिनको कैंटरविले घोस्ट ने कैसे डराया था? लेस और किसमें? डायमंड्स में, उनकी लेस और डायमंड्स में अपनी खुद को खड़ा करके, यानी कि उसमें खुद को दिखाकर उनको डराया था। ऑफ द 4 हाउसमेट्स, और जो 4 हाउसमेट जो वहाँ आई थी रहने के लिए, हु हैड गॉन इनटू हिस्ट्रिक्स व्हेन ही मेयरली ग्रिन्ड एट देम थ्रू द कर्टन्स इन वन ऑफ द स्पेयर बेडरूम, और उनको किस तरीके से डराए थे? ये पर्दे के पीछे खड़े होकर उसमें से देखते हुए, जब
उन उसमें से हाउसमेट में से एक ने देखा तो वो काफ़ी डर गई। ऑफ द रेक्टर ऑफ द पैरिश हुज कैंडल ही हैड ब्लोन आउट एज ही वॉज कमिंग लेट वन नाइट फ्रॉम द लाइब्रेरी। और उसके बाद क्या हुआ था, किसको, पेरिस के रेक्टर को कैसे डराया था। अ, वो लाइब्रेरी में जब पढ़ रहे थे तो उनकी कैंडल को देर रात अचानक से बुझाकर उन्होंने उसको डराया था। एंड हु हैड बीन अंडर द केयर ऑफ सर विलियम गुल एंड ऑफ ओल्ड मैडम डी ट्रेमो ट्रेमोइलैक Trimoilac, who having wakened up one morning early and seen a skeleton seated in an armchair by the fire reading her diary. इसके बाद मैडम डी को कैसे डराया गया था, उनकी आर्म चेयर पर बैठकर स्केल्टन के रूप में डायरी पढ़ रहे थे, तो इस वजह से वो उनको देखकर डर गई थी। ट्रेमोई लैक को had been confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever। तो मैडम डी ट्रेमोइलैक जो थी वो उनको देखकर डर गई थी और 6 मंथ तक, यानी कि लगभग 6 वीक तक, 6 हफ्ते तक वो उनको तेज़ फीवर रहा और वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। He remembered the terrible night when the wicked Lord Canterville was found choking in his dressing room। इसके बाद वो किसका गला दबाए थे, लॉर्ड कैंटरविले was found choking in his dressing room with the knave of diamonds halfway down his throat and confessed that he had cheated चार्ल्स जेम्स फॉक्स आउट ऑफ 50,000 पाउंड। इसके बाद चार्ल्स जेम्स फॉक्स को कैसे 50,000 का धोखा दिया था एट क्रॉकफोर्ड्स बाय मीन्स ऑफ द वेरी कार्ड के थ्रू एंड शोड दैट द घोस्ट हैड मेड हिम swallow इट। और उसके बाद कहा था कि उसने कसम खाई थी कि भूत ने इसे निगल लिया था। ऑल हिज ग्रेट अचीवमेंट्स केम बैक। इन सारी बातों को, अपनी सारी उपलब्धियों को सोचकर कैंटरविले घोस्ट बहुत खुश होते हैं और फिर से वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वापस से वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को चार्ज कर लेते हैं। विद द enthusiastic egotism of the true artist, he went over his most celebrated performances and smiled bitterly to himself as he recalled to mind his last appearance as Red Reuben, his debut as Gaunt Gibbon, and the furor he had excited one lovely June evening by merely playing nine pins। तो इन सब उपलब्धियों के बारे में वो सोचते हैं, उसके बाद एक सच्चे कलाकार की तरह उत्साहित होकर एगोटिज़म, यानी ईगोटिज़म के साथ, अपने अहम भाव के साथ वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने सबसे मशहूर प्रदर्शनों को देखा था, यानी कि उनको लगता था कि वो अभी तक जितने भी लोगों को डराए हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं, और इन सारी बातों को सोचकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहला अपीयरेंस किसका था, रेड रिबॉन का, और दूसरा गॉन गिबॉन का सोचकर, लास्ट गॉन गिबॉन का था सोचकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और मन ही मन खुद पर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। इसके बाद क्या होता है, with his own bones upon the lawn tennis ground, and after all this some wretched modern Americans were to come on and offer him the rising sun lubricator and throw pillows at his head। इसके बाद इन सारी बातों को सोचकर वो खुश होते हैं और फिर इनकी अमेरिकन के बारे में जब सोचते हैं और कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि कैसे ये अमेरिकन्स आए हैं कि ये राइजिंग सन लुब्रिकेटर की बोतल दिखा के और मेरे ऊपर तकिया फेंक दिया, यानी मेरे सर पर तकिया फेंक दिया। उनको एक तरीके से ये बिलीव नहीं होता है कि कैसे ये एक कॉमन अमेरिकन आकर इस तरीके से कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल बिसाइड्स नो घोस्ट इन हिस्ट्री।
और ये सब सारी चीज़ें जो थी ये बर्दाश्त के बाहर थी, यानी कि बिल्कुल ही असहनीय थी, अनबियरेबल थी। बिसाइड्स नो घोस्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में कोई भूत नहीं है कभी हैड एवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर, कभी इस तरीके से उनके साथ व्यवहार, यानी कि जिस तरीके से कैंटरविले घोस्ट के साथ व्यवहार किया गया, बिहेव किया गया, ऐसा हिस्ट्री में कभी किसी के भूत के साथ नहीं किया गया था। अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार ही डिटरमाइंड टू हैव वेंजियंस एंड रिमेन टिल डे लाइट इन एन एटीट्यूड ऑफ डीप थॉट। इसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए वापस से मूड बना लेते हैं, मन बना लेते हैं कि वो इन सब से बदला लेंगे और फिर डे लाइट यानी सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। ये जो इस एक्सट्रैक्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये ऑस्कर वाइल्ड की कैंटरविले घोस्ट से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अगर आपको स्टोरी पूरी पढ़नी है तो आपको कैंटरविले घोस्ट की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपके सिलेबस की है तो आपके लिए यूज़फुल भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।